बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए is the hereditary material. It controls the properties and potential activities of a cell. डीएनए हेरिडिटरी मटीरियल है। एक ऑर्गेनिज्म के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जो पास होती है वो भी डीएनए की सूरत में होती है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए हेरिडिटरी मटीरियल है और सेल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और सारी एक्टिविटीज़ को भी डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नाइट्रोजीनियस बेसिस 5 टाइप्स की होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में इन 5 बेसिस में से 4 बेसिस आ सकती हैं, एक नहीं आती। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में यूरासिल नहीं आती। और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये चारों इस्तेमाल होती हैं। आरएनए में थायमिन नहीं आती। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस की बुनियाद पे न्यूक्लियोटाइड्स की भी 4 टाइप्स बन गई। डीएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन सब के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजीनियस बेसिस ये अलग अलग होती हैं क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में तो एक ही पाई जाती है। तो किसी न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगी, किसी में गुआनिन, किसी में साइटोसिन, किसी में थायमिन। और इस वजह से टोटल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं जिनके नाम है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एडेनिन बेस इस्तेमाल हो रही है इसलिए नाम दे दिया एडिनोसिन। और डी इसलिए क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और मोनोफॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है। मोनो का मतलब होता है 1। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है DAMP। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है DAMP। डी यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर, AMP एडिनोसिन, MP यानी मोनोफॉस्फेट। जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर गुआनिन बेस इस्तेमाल होगी उसको कहते हैं डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म DGMP। अगर साइटोसिन इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और जिस न्यूक्लियोटाइड में थायमिन है उसको कहेंगे डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। बुक में भी देखें ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स ही अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होती हैं और लॉन्ग चेन्स बनाती हैं। जिस चेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उस चेन को हम कह देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अगर सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। एक डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल लिखी हुई है NAD। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में कोएंजाइम का काम करता है। कोएंजाइम आप अगले चैप्टर एंजाइम में पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। इस टेबल के अंदर डीएनए और आरएनए इनके न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स को बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ बेसिस के नाम लिखे हुए हैं कि 5 तरह की बेसिस होती हैं। फिर आरएनए के मुतालिक बताया गया है कि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। याद है ना, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड बनते वक्त जब शुगर, पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस से अटैच होती है तो उससे बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। फिर जब उसमें फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है तो उससे बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए में जो 4 तरह की बेसिस इस्तेमाल होती हैं जब वो पेंटोज शुगर से अटैच होंगी तो उससे ये 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। एडिनोसिन बन सकता है, यूरिडीन बन सकता है, गुआनोसिन और साइटिडीन। और जब फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाएगा तो उससे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। अगर एक फॉस्फेट अटैच हुआ है तो हम कहेंगे मोनोफॉस्फेट, 2 हैं तो डाईफॉस्फेट, 3 हैं तो ट्राईफॉस्फेट। जैसे देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन में एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है ना, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो ये बन गया AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 अटैच हो गए तो बन गया ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और अगर 3 अटैच हो गए तो बन गया ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला वाला देखिए न्यूक्लियोसाइड है यूरिडीन। यूरिडीन का भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक फॉस्फेट अटैच हुआ है तो हम कहेंगे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, 2 हैं तो यूरिडीन डाईफॉस्फेट, 3 हैं तो यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह से गुआनोसिन और साइटिडीन के भी हैं। इसी तरह से डीएनए के लिए देख लें। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच होगी और ये 4 तरह की बेसिस इस्तेमाल होती हैं डीएनए में।
जैसे कि जब डीऑक्सीराइबोज शुगर एडिनिन के साथ अटैच होगी तो उससे बन जाएगा डी एडिनोसिन। और फिर इसके लिए भी आगे न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं, उनको भी देख लें। आगे इस टेबल के अंदर डीएनए के अंदर बेसिस की रेशो किस तरह की मौजूद है वो लिखी गई है। 1951 में अरविंद शारगाफ ने ये डेटा प्रोवाइड किया था। डीएनए के अंदर ये जो 4 तरह की बेसिस होती हैं ना, इनमें से एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। इसलिए एडेनिन और थायमिन इनकी रेशोज ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं और गुआनिन और साइटोसिन की ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। इस टेबल में भी देख लें, मैन, शीप, वीट, यीस्ट, इन 4 स्पीशीज के लिए इन बेसिस की रेशोज लिखी गई हैं। देखिए एडेनिन और थायमिन इनकी रेशोज ऑलमोस्ट इक्वल है, टोटल इक्वल तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल हैं। गुआनिन और साइटोसिन की इक्वल हैं। आगे लिखा हुआ है कि मॉरिस विल्कन्स और रोज़लैंड फ्रैंकलिन इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए डीएनए का स्ट्रक्चर चेक किया था और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक इन्होंने भी डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल पेश किया था। तो इन दोनों के वर्क से हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो चीज़ें पता चली हैं उनको देख लेते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर 2 चेन्स मौजूद होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और ये दोनों चेन्स कॉइल्ड होती हैं और डबल हेलिक्स बना रही होती हैं। जैसे कि ये देखें, ये है एक चेन, ये दूसरी चेन, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉइल्ड हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी और इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेंगी। डीएनए के अंदर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन होगी, एक स्ट्रैंड में अगर गुआनिन है तो दूसरे में साइटोसिन होगी, क्योंकि ये बेसिस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है, साइटोसिन गुआनिन के साथ। इसको हम कहते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जो अटैच होता है ना, वो इनकी बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, उसके ज़रिए अटैच होता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी डीएनए का मॉलिक्यूल ओपन हो जाएगा। एडेनिन और थायमिन इन दोनों के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन इन दोनों के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। उसके अलावा इन दोनों स्ट्रैंड्स की कॉइलिंग भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होने का मतलब ये होता है एक स्ट्रैंड होता है 5 to 3 और एक स्ट्रैंड होता है 3 to 5। ये न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करने का तरीका होता है। देखिए इस डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो चेन ख़त्म हो रही है ना। ये देखिए, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। एक स्ट्रैंड के अंदर ऊपर की तरफ 5th कार्बन एटम मौजूद होती है पेंटोज शुगर की, कि उसके साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाए आके, और नीचे से पेंटोज शुगर की कार्बन 3 मौजूद होती है कि उसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाए। और जो साथ में दूसरा स्ट्रैंड होता है ना, उसमें ये ऑपोजिट होता है। उसमें ऊपर की तरफ पेंटोज शुगर की कार्बन 3 मौजूद होती है किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और नीचे कार्बन 5 मौजूद होती है किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। और ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो हेलिक्स फैशन में मौजूद है, इसके एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। बेस पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स हैं ना, और उन दोनों की बेसिस ने आपस में पेयर बनाए हुए हैं, अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। और एक टर्न का साइज होता है 34 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यूनिट्स हैं डिस्टेंस को बताने के लिए, लंबाई को बताने के लिए। जैसे हम मीटर यूज़ करते हैं ना लेंथ को बताने के लिए, वैसे ही एंगस्ट्रम भी है लेंथ को बताने के लिए, लेकिन ये बहुत छोटा यूनिट है। The amount of DNA is fixed for a particular species as it depends upon the number of chromosomes. हर स्पीशीज़ के अंदर डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है क्योंकि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करती है, और हर स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर डीएनए की अमाउंट भी फिक्स होती है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल्स, स्पर्म्स एंड ओवा इज़ 1/2 to that of सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि स्पर्म्स और ओवा, और इन रिप्रोडक्शन वाले सेल्स के अलावा बाकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो इन जर्म सेल्स के अंदर डीएनए की अमाउंट
हाफ मौजूद होती है सोमैटिक सेल्स के मुकाबले में। अब इस टेबल के अंदर मुर्गी और एक मछली कार्प, इन दोनों के अंदर डीएनए की अमाउंट लिखी गई है कि इनके रेड ब्लड सेल में कितना डीएनए होता है, लिवर सेल्स में कितना होता है, किडनी में कितना होता है और स्पर्म सेल में कितना होता है। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि एक सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेट सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है और डीएनए के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कोई एक इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है सिर्फ। इसलिए डीएनए का ऐसा